हाय एवरीवन, एक बार फिर से आपका इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग समझ लेते हैं उष्मा का संचरण कैसे होगा, किसी भी पदार्थ के अंदर में उष्मा का संचरण कैसे होगा। पूरा डिटेल्स हम लोग जानेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, प्रायः उष्मा को हीट के नाम से जानते हैं। देखो, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थों के बीच तापांतर को व्यक्त करती है। तापांतर का अर्थ क्या हुआ? ताप में अंतर, टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस इन टेम्परेचर। ताप में जो अंतर होगा उसको तापांतर कहते हैं। दो पदार्थों के बीच ताप का जो अंतर होता है उसको व्यक्त करता है उष्मा। उष्मा हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है। यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाली पदार्थ से कम ताप वाली पदार्थ के बीच होता है। याद रखिएगा, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है। कब? जब एक वस्तु ज़्यादा गर्म हो, एक वस्तु कम गर्म हो, तो अधिक ताप वाली वस्तु से उष्मा का स्थानांतरण कम ताप वाली वस्तु में होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? उष्मा का अर्थ क्या हो गया? दो पदार्थों के बीच तापांतर, दो पदार्थों के बीच तापों का अंतर। हाँ, जब मान लो कि यहाँ एक पदार्थ A है, यहाँ दूसरा पदार्थ B है, इसके बीच का टेम्परेचर मान लो ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके बीच का तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस, है ना। दोनों पदार्थ को एक दूसरे से कांटेक्ट कर दिया तो ऑब्वियसली ताप जो होगा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होगा। कब तक होगा? जब तक दोनों का तापमान समान न हो जाए। याद रखिएगा, उष्मा का स्थानांतरण तब तक होता है जब एक वस्तु से उष्मा दूसरे वस्तु में पूरी तरह से समान न हो जाए, दोनों वस्तुओं का टेम्परेचर समान न हो जाए। अभी क्या है कि उष्मा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करेगा, मतलब B से A की ओर आएगा। अगर इसका ज़्यादा होता है, इसका कम होता है तो A से B की ओर जाता है। आई बात समझ में? चलिए देखिए, अगला लिखा हुआ है क्या? ताप। टेम्परेचर क्या होता है? ताप एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी पदार्थ के अंदर उसके अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होती है ना। मतलब कोई पदार्थ है, लाइक हमारे पास स्मार्कर है, तो इसके ऑब्वियसली ये पदार्थ है तो ऑब्वियसली ये कणों से बना होगा, है ना। अगर ये पदार्थ है तो कणों से बना होगा। इसके कणों की जो गति होती है ना, वाइब्रेट करेगा, एक जगह से दूसरी जगह गति करता रहेगा कण। वो अलग बात है कि ठोस में गति कम होती है, मतलब कंपन होते हैं, वाइब्रेट अपने इनिशियल पोजीशन पे ही करते रहते हैं, है ना, ठोस के जो कण होते हैं। लेकिन वहीं द्रव के कण और गैस के कण अपने इनिशियल पोजीशन में नहीं रहेगा, अपने मेन पोजीशन में नहीं रहेगा, बल्कि एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह चला जाएगा अगर उसको ताप दिया जाए तो ताप जनरली क्या होता है कि एक्चुअल में उस कणों के गति को दर्शाता है ना। कणों की गति के कारण उत्पन्न होता है टेम्परेचर। किसी पदार्थ अत्यंत तापयुक्त है तो इसका मतलब ये हुआ, याद रखिएगा, अगर कोई पदार्थ मतलब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर उसके पास है, इसका अर्थ हो गया कि पदार्थ के अणु अत्यधिक क्रियाशील है। अणु एक ही प्रकार का अगर कण होगा तो उसको अणु कहते हैं। अगर कोई पदार्थ ज़्यादा तापमान है, ज़्यादा उसके टेम्परेचर उसके पास, इसका अर्थ हो गया कि वो पदार्थ सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा। लाइक बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ अपनी पोजीशन पे उसके पास कम टेम्परेचर है तो उसके पास जो अणु होगा वो कम क्रियाशील होगा। लेकिन जब बर्फ़ को पिघलाने का मतलब है गर्म करेंगे, लाइक गर्म करना है, टेम्परेचर बढ़ाना है, तो इसका मतलब है कि बर्फ़ के जो कण है वो जब वो पानी में बदलेगा तो वो उसके कण क्रियाशील होना शुरू हो जाएगा, फास्ट होना शुरू हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा क्रियाशील हो गए वो पूरा का पूरा बर्फ़ द्रव के अंदर में बदल जाएगा, पानी के अंदर में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब अगला टॉपिक समझाता हूं। तो आप आगे नीचे बढ़ाते हैं। देखो, यदि पदार्थ कम तापयुक्त है तो इसका अर्थ हो गया पदार्थ के अणु की गति बहुत ही कम है। ठीक है, अणु कम क्रियाशील होगा। कम तापमान है, इसका मतलब है कि उसके अणु कम क्रियाशील होगा। ज़्यादा तापमान ज़्यादा क्रियाशील होगा। बताइए तो आप लोग को। तो अब हम लोग समझ लेते हैं उष्मा का संचरण कैसे होगा, उष्मा का ट्रांसफर कैसे होता है वो बताऊंगा। ठीक है, यहाँ 3 विधि होता है उष्मा का स्थानांतरण का। देखिए, उष्मा का स्थानांतरण, उष्मा का संचरण, उष्मा के एक स्थान से, यहाँ एक्चुअल में एक लिखा होगा, ठीक है, उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को उष्मा का संचरण कहते हैं। हम लोग घर में भी देखे होंगे कि अगर कोई पदार्थ है, लाइक कोई धातु है, धातु का प्लेट, हम लोग के पास घर में चम्मच भी होगा सबके पास। अगर उसके एक भाग को अगर गर्म कर दिया जाए तो ऑब्वियसली अगला जो सिरा होगा, एक सिरा को गर्म करने पर अगला सिरा ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा। इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। उसका रीज़न क्या होता है, वो कारण क्या होगा बताऊंगा। देखो,
तो उष्मा का बेसिकली याद रखना है कि उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना उष्मा का संचरण होगा। उष्मा का संचरण ठोस के अंदर भी होता है, उष्मा का संचरण द्रव के अंदर भी होता है, तरल पदार्थ के अंदर भी होता है। तरल मतलब हो गया ठोस, द्रव, गैस और द्रव दोनों। उष्मा का संचरण गैस के अंदर भी होता है, लेकिन तीनों की क्रिया ही अलग होती है। उष्मा के ठोस में क्या होगा कि इसमें अगर एक सिरा को गर्म कर दिया जाए, दूसरा सिरा ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा। उस ठोस के कण अपनी जगह पर रहेगा, ऐसा नहीं कि वो कहीं और चला जाएगा, अपनी ही जगह पे मीन पोजीशन पर रह के उष्मा का संचरण कर लेता है। देखो कितनी बड़ी बात है। लेकिन द्रव और गैस के जो कण होते हैं, अगर वो उष्मा पाएगा तो वहाँ पे नहीं रहेगा बल्कि कहीं और चला जाएगा। तो उष्मा का संचरण तीनों में होता है, लेकिन तीनों का तरीका अलग होगा। तो तीनों का तरीका अलग है, तो उष्मा के संचरण की 3 विधि याद रखिएगा, चालन, संवहन और विकिरण। आपने देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक फ्लेम दिया जा रहा है, आग दिया जा रहा है, इसको पानी गर्म किया जा रहा है ना। सबके घर में केतली टाइप का होगा बर्तन। यहाँ उष्मा दे रहे हैं, तो उष्मा दे रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके अंदर 3 क्रियाएं होती है। एक तो चालन, जिसको हम कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। दूसरा कन्वेक्शन, संवहन। तीसरा है विकिरण, रेडिएशन। तीनों हो रहे हैं। देखो ये स्टील का प्लेट, मान लो स्टील का बर्तन है, पानी इसके अंदर गर्म कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये भाग गर्म होगा। गर्म होगा तो ऑब्वियसली गर्म होगा तो ये इस लोहे का है तो उष्मा का संचरण होगा। तो यहाँ इसके हैंडल में उष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा हो रहा है। बारीक से एक एक करके मैं बताऊंगा चीज़ें को, चालन क्या होता है, विकिरण क्या होता है, संवहन क्या होता है, ठीक है। चालन क्या होगा कि अगर ये भाग को गर्म कर दिया जाए, इस वाले भाग को गर्म कर दिया जाए, तो ऑब्वियसली हीट का ट्रांसफर यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। हीट का ट्रांसफर यहाँ तक हो जाएगा। तभी तो मतलब बर्तन हैंडल भाग में कोई रबर लगा देते हैं, जिससे उष्मा का कुचालक पदार्थ लगा देते हैं ताकि उष्मा का संचरण वहाँ तक ना हो सके, पकड़ने में ईजी हो जाए। अब इसके अंदर मान लो कि पानी, कोई द्रव पदार्थ बॉयल हो रहा, पिघल रहा है, द्रव पदार्थ को बॉयल कर रहे हैं इसके अंदर में, ठीक है। तो इसके अंदर द्रव पदार्थ जो बॉयल कर रहे हैं, तो उष्मा का संचरण नीचे से ऊपर क्यों हो रहा है? क्योंकि नीचे वाला पानी गर्म होगा। जब पानी गर्म होता है तो ऑब्वियसली वो उसका घनत्व कम हो जाता है, वो प्रसार करता है। प्रसार का मतलब क्या होता है? फैलता है, उसका डेंसिटी कम हो जाएगा और ऊपर वाला पानी ठंडा हो जाएगा। ठंडा ही हो जाएगा नहीं, बल्कि ठंडा ही रहेगा, जितना टेम्परेचर था उतना ही रहेगा। नीचे वाला पानी गर्म, ऊपर वाला पानी वैसे रहेगा जैसे पहले था। ऊपर का टेम्परेचर कम, नीचे का टेम्परेचर ज़्यादा। नीचे का पानी हल्का, ऊपर का पानी भारी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि नीचे का पानी जब हल्का होगा तो ऊपर जाएगा, और ऊपर का पानी भारी होता है, गर्म, मतलब नीचे का पानी अगर गर्म होगा तो ऊपर की ओर जाएगा, और ऊपर का पानी गर्म है तो ठंडा है तो नीचे की ओर आएगा। पानी ऊपर का ठंडा है, नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है, तो वो भारी होगा, वो नीचे की ओर आएगा। नीचे का पानी गर्म होने पर ऊपर की ओर जाएगा। इस तरह से उष्मा का संचरण होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, ताकि संपूर्ण पानी पूरी तरह से गर्म होगा। ये जो विधि होता है वो चालन संवहन विधि द्वारा ऐसा हो पॉसिबल है। संवहन विधि द्वारा ही ऐसा हो सकता है, और कोई विधि द्वारा नहीं हो सकता, ठीक है। तीसरा रेडिएशन। तो रेडिएशन में क्या होगा कि इसमें वैसे माध्यम की आवश्यकता होती भी नहीं है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। रेडिएशन में कोई सूर्य प्रकाश में जो प्रकाश, श्वेत प्रकाश होता है, उसी के माध्यम से रेडिएशन होता है, विकिरण होता है ना। हम लोग जानते हैं कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो है वो विकिरण ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो उष्मा का संचरण हवा के माध्यम से हो रहा है, विकिरण द्वारा हो रहा है, ताकि वो गैस में विकिरण हो जाए। तो इस तरह से मतलब इस तरह से अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो 3 तरह का फेनोमेना हमें देखने को मिलता है। एक तो विकिरण, रेडिएशन, एक तो कन्वेक्शन, है ना, संवहन, एक तो चालन, जो ठोस के अंदर में होगा। संवहन दोनों में होता है, ठोस, द्रव और गैस दोनों में होता है, ठीक है। 1 बाय 1 करके देखते हैं, ठीक है। पहले चालन क्या होता है, देखो चालन क्या होता है। देखो अगला है पहले तो हीट का ट्रांसफर, उष्मा का संचरण 3 विधि से होता है, हम लोग को जाना भी है, चालन, संवहन और विकिरण। पहला बात है चालन। चालन होता है कंडक्शन, ठीक है। चालन विधि के द्वारा उष्मा का स्थानांतरण केवल और केवल ठोस माध्यम में, याद रखिएगा, केवल और केवल ठोस माध्यम में होता है। चालन विधि के द्वारा उष्मा का स्थानांतरण केवल ठोस माध्यम के अंदर में होता है, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यम में होता है, द्रव और गैस में नहीं होता है, ठीक है, ठोस माध्यम में। इसमें माध्यम के कारण उष्मा प्राप्त कर निकटवर्तीय कण उष्मा को स्थानांतरित करते हैं, है ना। यहाँ पे देख सकते हो कि अगर ये भाग को यहाँ पे गर्म हो रहा है ना, यहाँ गर्म किया जा रहा है, एक ठोस पदार्थ है,
कोई धातु का प्लेट है, धातु का छड़ है, इसको गर्म किया जा रहा है यहाँ पर, तो ऊष्मा का स्थानांतरण एक भाग से दूसरे भाग की ओर होता है। इस विधि में क्या होता है कि ठोस के कण गर्म होता है, ऊष्मा प्राप्त करते हैं और अपने पास वाले को, निकट वाले कण को ऊष्मा दे देते हैं, अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करेगा। याद रखिएगा, ठोस के कण एक जगह से दूसरी जगह जाता नहीं है, बल्कि वहीं पर रखकर अपने पास वाले को हीट को ट्रांसफर कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं नीचे आपको दिखा रहा हूँ, देखो इसमें देख सकते हो, इसमें क्या है कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ गर्म किया जा रहा है ना, यहाँ गर्म किया जा रहा है ठोस पदार्थ को, यहाँ के कण ऊष्मा प्राप्त किया, यहाँ के कण ऊष्मा प्राप्त किया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अपने ऊष्मा को, ज़्यादा ऊष्मा इसके पास होगा तो ऊष्मा का ट्रांसफर कर देगा, अगले वाले कण को देगा, ये ऊष्मा अगले वाले कण को देगा, ये ऊष्मा इस वाले को देगा। इस तरह से हीट का ट्रांसफर ठोस के अंदर में होता रहता है। ये इस विधि को चालन विधि बोलते हैं। चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण ठोस के अंदर में होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले। अब उपयोग देख सकते हैं, इसका यूज़ कहाँ पे होगा, चालन विधि का यूज़ किस वजह से होता है, कहाँ कहाँ होता है, देखोगे। फर्स्ट, यदि हम किसी धातु के छड़ का एक सिरा गर्म करें तो यह सिरा ऊष्मा पाकर गर्म हो जाता है ना। एक सिरा अगर गर्म करेंगे तो ऊष्मा पाकर दूसरा सिरा भी क्या होगा, गर्म हो जाएगा। चालन ऊष्मा द्वारा, है ना, दूसरे सिरे तक पहुंचकर उसे भी गर्म कर देता है। मैंने बताया था कि एक सिरा को अगर हम गर्म करते हैं तो अगला सिरा भी क्या होगा, ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा। ये विधि कब होगा, चालन विधि द्वारा होगा। ये किस में होता है, चालन विधि द्वारा होता है ना। ऊष्मा का एक भाग दूसरे भाग, तो एक भाग गर्म करने पर दूसरा भाग भी ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा। ये संवहन विधि द्वारा ही होता है, चालन विधि द्वारा ही होता है। तो आपको इसमें समझ में आ ही गया होगा कि अगर एक कण गर्म होता है तो ऊष्मा पाकर दूसरे कण को अपना ऊष्मा दे देता है, दूसरा तीसरे को देगा। इस तरह से ऊष्मा का स्थानांतरण पूरे ठोस के अंदर में होता है। खासकर जो सुचालक ठोस, उसमें देखो ऊष्मा का चालक, सुचालक, कुचालक भी होता है। ऊष्मा का चालक वो होगा जिससे ऊष्मा का प्रवाह होता है, ऊष्मा का कुचालक वो जो ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो पाएगा, ऊष्मा का अर्धचालक जिसमें ऊष्मा कम प्रवाह होगा, कम नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, पदार्थ की प्रकृति ऐसी ही होती है। ऊष्मा के एक्सिमो जनजाति जो है ना, एक्सिमो जनजाति है या लोग हैं, जनरली बर्फ़ की दोहरी दीवारों के मकान में रहते हैं। अगर वो बर्फ़ वाले एरिया में रहते हैं तो वो दोहरी दीवारों के मकान में रहते हैं। एक्चुअल में ऐसा ये होता है कि उनके जो मकान बनाते हैं तो दो बर्फ़ के बीच में हवाएं होती है ना, वायु को छोड़ दिया जाता है, हवा रहती है, इसके अंदर में हवा फंसी होती है। तो चूँकि ऊष्मा जो होता है, वायु जो होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। याद रखिएगा, वायु ऊष्मा का कुचालक होता है, ठीक है, ऊष्मा का सुचालक नहीं होता है। तो जिसकी वजह से वो अंदर का तापमान और बाहर का तापमान में फ़र्क होता है, चेंजेज होता है, ठीक है। अगला विधि है संवहन, कन्वेंशन कहते हैं। कन्वेंशन केवल तरल पदार्थ में होता है। तरल या तो द्रव हो सकता है या तो गैस हो सकता है। तरल पदार्थ उसको कहेंगे, तरल पदार्थ उसको कहेंगे जिसमें बहाव होगा, जिसमें फ्लो होगा। तो बहाव वाले पदार्थ को तरल पदार्थ, ठोस द्रव हो या गैस हो। तो तरल पदार्थ में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः, याद रखिएगा, संवहन द्वारा होता है, ठीक है, संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण संभव नहीं होता है। संभव ठोसों में, हाँ, ठोसों में संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण पॉसिबल नहीं है, संभव ही नहीं है, ठीक है। केवल द्रव में और गैस में संभव होता है। इस विधि में तरल के कण, जब तरल की बात होगी तो आपको समझना है, जब तरल की बात करेंगे तो याद रखिएगा, आप उस टाइम जल्दी से क्लिक होना चाहिए माइंड में, या तो वो द्रव हो सकता है या तो वो गैस हो सकता है। तो तरल के कण गर्म भाग से ऊष्मा लेकर स्वयं हल्के होकर ऊपर उठते हैं और ठंडे भाग की ओर चले जाते हैं। इनका स्थान लेने के लिए पुनः ठंडे भाग से नीचे आते हैं, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैंने एक कंटेनर के अंदर में, बंद बीकर के अंदर में, एल्युमिनियम का है या कोई किसी भी मेटल का धातु है, इसको हम गर्म किए, इसके अंदर में पानी भरा हुआ, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया भी है आपको, ठीक है। नीचे वाला पानी जल्दी गर्म होगा क्योंकि नीचे से ऊष्मा का डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, नीचे वाला पानी जल्दी से गर्म होगा।
अगर नीचे वाला भाग गर्म होगा तो ऑब्वियसली उष्मा को उस ऊपर की ओर ले जाएगा। मैंने बताया था कि जब उष्मा नीचे गर्म होता है तो वो प्रसार होगा। प्रसार का मतलब वो फैलेगा। इट मीन्स कि उसका डेंसिटी कम होगा, घनत्व तो कम होगा, हल्का होगा। ऊपर का पानी का तापमान उतना ही था जितना शुरू में भरा गया है। नीचे का पानी का तापमान ज़्यादा है, हल्का हो गया। ऊपर के पानी का तापमान कम है, जितना था पहले उतना, वो भारी है। तो ऑब्वियसली हल्का पानी ऊपर जाएगा, भारी पानी नीचे आएगा। मतलब नीचे वाला गर्म भाग ऊपर जाएगा, ऊपर वाला ठंडा भाग नीचे आएगा। ये प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी। जब तक उष्मा देते रहेंगे तब तक पानी नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऊपर, इस तरह से पानी का पूरा पानी क्या होगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इसमें कोई खास चीज़ समझाने का नहीं है। हाँ, तो इसमें कुछ खास नहीं समझाने का, जो मैं समझाया था वही हुआ। ठीक है, बीकर के जल में एक बार आप पढ़ लोगे। ठीक है, यहाँ देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कंटेनर में पानी गर्म किया, नीचे वाला पानी ऊपर, ऊपर से नीचे वापस आ रहा है ना। कूलर वाटर डिसेंडेड, मतलब नीचे की ओर आ रहा है, और वार्म वाटर राइजेज, ऊपर जा रहा है। ठीक है, चलिए। दिन के समय सूरज की गर्मी से जल की अपेक्षा थल जल्दी गर्म हो जाता है। दिन के समय खासकर ऐसा, सूरज की रोशनी से, सूर्य प्रकाश से जो जल की अपेक्षा थल क्या होगा, जल का मतलब होगा समुद्र वाला भाग। ठीक है, समुद्र वाला भाग या नदियाँ, बहुत चौड़ी चौड़ी नदियाँ होती है, वहाँ वाले भाग की बात हो रही है। थल की अपेक्षा, जल की अपेक्षा थल जल्दी गर्म हो जाता है, याद रखिएगा, जिससे थल के संपर्क की हवाएं ऊपर उड़ जाती है। यहाँ देखो, थल वाला भाग जल्दी गर्म होगा, जल वाला भाग जल्दी गर्म नहीं होगा। ये भाग अगर गर्म होगा, चूंकि ये क्या होता है, उष्मा का, इसमें क्या होता है कि उष्मा का कुचालक है ना। ये वाला भाग इसलिए ज़्यादा गर्म हो जाता है क्योंकि ये उष्मा का सुचालक है। अगर ये गर्म होगा तो हीट का ट्रांसफर आगे नहीं करेगा, कुचालक है वहीं रहेगा, हीट वहीं पर रहेगा इसका। लेकिन इसमें क्या होगा, हीट का ट्रांसफर नीचे की ओर हो जाता है। थल वाले भाग में, स्थल वाले, ये जल वाले भाग में क्या होता है कि पानी अगर गर्म होता है तो वो ठंडा होगा, पानी गर्म होगा तो वो हल्का होगा, नीचे की ओर शिफ्ट होगा, और नीचे वाला पानी ऊपर आएगा। इस तरह से पूरा का पूरा समुद्र का पानी धीरे धीरे गर्म होता रहता है। क्योंकि समुद्र के पानी में लेयर बहुत ज़्यादा ही होते हैं, तो बहुत टाइम लगता है गर्म होने में। लेकिन थल वाला जो भाग होगा वो जल्दी गर्म हो जाएगा, स्थल वाला भाग, ये जल वाला भाग जल्दी गर्म नहीं होगा, क्योंकि हीट नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अगर ये गर्म होगा तो इसके आसपास की जो हवाएं हैं वो भी गर्म होगी, है ना, गर्म होगी, आसपास की हवाएं वो भी गर्म हो जाएगी। अगर वो गर्म होगा तो हल्का होगा, हल्का होगा तो ऑब्वियसली भारी की ओर जाएगा। तो भारी कहाँ है, ठंडी हवा कहाँ है, जल वाले भाग में। वो ठंडी हवा वहाँ जाएगा, ठंडी हवा वापस कहाँ आएगा, स्थल वाले भाग में। ठीक है, ऐसा होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ, विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस इसलिए भर देते हैं। क्या लिखा हुआ है, विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस इसलिए भर देते हैं क्योंकि फिलामेंट का उष्मा इस गैस की उपस्थिति के कारण, दो कारण, एक तो फिलामेंट का उष्मा जो होगा वो अक्रिय गैस को दे दे। अपना उष्मा का हर एक वस्तु को उष्मा का स्थानांतरण करना जरूरी होता है। अगर कोई वस्तु को कितना भी तापमान दे दिया जाए, अगर वो गर्म किसी लिमिट से ज़्यादा गर्म हो गया तो ऑब्वियसली वो पदार्थ क्या होगा, जल जाएगा या पिघल जाएगा, जो होना हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर उष्मा का स्थानांतरण किसी दूसरे वाले को दे दिया जाए तो फिर क्या होगा, उस टाइम पर वो जलने से बच जाएगा, वो खराब होने से बच जाएगा। ऐसा इसलिए होता है। देखो, इसका दो कारण है। विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भरने का दो कारण। एक कारण तो आपने पढ़ा भी होगा, क्लास 10 फिजिक्स में पढ़ा भी होगा। एक कारण ये होता है कि अगर अक्रिय गैस ना भरा जाए, मतलब कोई और गैस, नॉर्मल गैस जो हम लोग के टेम्परेचर पे होता है, जो हम लोग के वायुमंडल में पाया जाता है, उस गैस को भर दिया जाए तो एक्चुअली उस गैस में ऑक्सीजन होता है 21%, आपको पता है। अगर उस गैस को भर दिया जाए तो ऑक्सीजन क्या करेगा कि इस फिलामेंट को, चूंकि धातु है, अभिक्रिया कर देगा और उसको संक्षारित कर देगा, खराब कर देगा। उसकी उपस्थिति में फिलामेंट से अगर करंट पास कर दिया जाए तो फिलामेंट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिलामेंट होता है, थोड़ा साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, कॉपर वायर से टंगा होता है ये फिलामेंट। ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण क्या होगा, फिलामेंट ऑक्सीकृत हो जाएगा ताकि वो टूट जाएगा, इसलिए उस गैस को निकाल देते हैं। ऐसा गैस को भरते हैं जो किसी से अभिक्रिया ना करे। वैसे गैस भरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसलिए भरा जाता है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन। ये गैस उष्मा का, ये गैस क्या होगा, अभिक्रिया नहीं करेगा। अक्रिय गैस का मतलब क्या होगा, किसी से अभिक्रिया करेगा ही नहीं, इसके ऑलरेडी अस्तित्व पूरा है। तो इसके अंदर भी गैस इसलिए भर गया है क्योंकि जब ये फिलामेंट गर्म होगा तो एक लिमिट के बाद, गर्म होने के बाद उसका उष्मा स्थानांतरण होना जरूरी है। कहाँ होगा,
अगर ना होता, सिर्फ खाली होता, तो ऑब्वियसली उष्मा कहीं और ना जाता, फिलामेंट गल जाता, टूट जाता, खराब हो सकता। लेकिन फिलामेंट जब गर्म होता है तो अक्रिय गैस को फिलामेंट क्या करेगा, उष्मा प्रदान कर देगा, उष्मा इस बल्ब के अंदर फैल जाएगा। इस वजह से इसका जो शीशा होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, इसका शीशा जो क्या होता है, गर्म होता है। अगर गैस ना भरा होता है इसके अंदर, निष्क्रिय गैस है, कोई और भी गैस ना भरा होता, तो ये बल्ब का जो शीशा कांच वाला भाग वो जल्दी गर्म नहीं होता। ठीक है, विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस इसलिए भर देते हैं क्योंकि फिलामेंट का उष्मा इस गैस में जा सके, फिलामेंट का जो उष्मा है इस गैस में जा सके, फिलामेंट जलने से, पिघलने से बच जाए। दूसरा कारण तो आपको पता भी होगा कि इस गैस से फिलामेंट अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, चलिए अगला यूजेस देख लेते हैं। नेक्स्ट है तीसरा विकिरण। तो विकिरण के बारे में आपने सुना भी होगा, और विकिरण जनरली क्या होता है कि उष्मा संचरण की इस विधि में माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं थी, माध्यम कोई भाग लेता ही नहीं है, बिना माध्यम के ही विकिरण होता है। ठीक है, इस विधि में उष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रकाश की चाल में सीधी रेखा में संचरित होता है ना। गर्म से ठंड, उष्मा का संचरण हमेशा गर्म से ठंडा में होता है, इसमें कहने की बात ही नहीं है। तो गर्म से ठंडे की ओर होगा, लेकिन प्रकाश के चाल में सीधी रेखा में संचरित होता है विकिरण। ठीक है, प्रकाश की चाल के साथ साथ सीधी रेखा में संचरित होता रहता है विकिरण। ठीक है, चलिए इसमें देखेंगे पृथ्वी पर सूर्य से उष्मा विकिरण विधि द्वारा ही प्राप्त होता है। पृथ्वी पर सूर्य जो विकिरण, पृथ्वी पर जो उष्मा प्राप्त होता है, हम लोग को जो उष्मा आता है वो विकिरण विधि द्वारा होता है। सनलाइट डायरेक्ट आ रही है, सीधा आ रहा है, सीधा। ठीक है, विकिरण द्वारा प्राप्त होता है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच बहुत अधिक स्थान में कोई माध्यम नहीं है तथा निर्वात फैला हुआ है। ऑब्वियसली अगर यहाँ सन है, ठीक है, पृथ्वी है, तो ये हो गया पृथ्वी का वायुमंडल। ये अगर पृथ्वी है, अर्थ है, तो ये पृथ्वी का वायुमंडल, और यहाँ हो गया सन। ये पूरा का पूरा निर्वात है। यहाँ से लाइट आएगा तो बिना निर्वात में आएगा, निर्वात में आएगा वो लाइट। यहाँ कोई हवा है ही नहीं, यहाँ विकिरण सीधा प्रकाश की चाल की दिशा में हो रहा है। ठीक है, निर्वात फैला हुआ, अतः चालन और संवहन विधि से उष्मा पृथ्वी तक नहीं आ सकता है ना। चालन का अर्थ हो गया, चालन क्या हुआ कि ऑब्वियसली अगर माध्यम होता तो वो उसको उष्मा देता, उसको उसका ये खासकर ठोस में ही होता है। संवहन भी नहीं होता है। संवहन का मतलब होता है कि हवा एक गर्म हुआ, वो हवा शिफ्ट कहीं और चला गया, वहाँ से यहाँ आ गया। सपोज यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, इधर की हवा गर्म है, इधर की हवा ठंडी है, तो अगर हवा का बहाव इधर की ओर होगा तो ये हवा इधर की ओर शिफ्ट होगा, ये हवा इधर की ओर शिफ्ट होगा। तो ये विधि जो हवा का स्थानांतरण हो रहा है उष्मा से, उष्मा का स्थानांतरण एक्चुअल में हो रहा है, वो क्या है, संवहन विधि द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो उष्मा जो पृथ्वी हमें सूर्य से प्राप्त होता है वो चालन और संवहन विधि द्वारा प्राप्त नहीं होता, ये बात कही जा रही है। ठीक है, उपयोग में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, पॉलिश किए हुए जूते में, है ना, सिर गर्म नहीं होते हैं। पॉलिश किया हुआ जूता जल्दी गर्म नहीं होता है क्योंकि वो उष्मा का कुचालक होता है, उष्मा को क्या करता है, लौटा देता है। जो हर एक ब्लैक बॉडी, जितना भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है वो प्रकाश को लौटा देगा। ठीक है, उष्मा को लौटा देगा। ऊपर गिरने वाली उष्मा अधिकांश भाग को परावर्तित कर देगा, जिसकी वजह से वो गर्म नहीं होगा। ठीक है, रेगिस्तान की बात करते हैं। रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म, रात में बहुत ठंडा हो जाता है। रेगिस्तान में देखेंगे तो रेगिस्तान वाले एरिया में आप लोग देखा भी होगा कि रात में बहुत ही ज़्यादा ठंडा होगा, बहुत ही ज़्यादा नहीं बल्कि रात में ठंडा होगा, दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होगा। इसका कारण ये है, रेत उष्मा का अवशोषक होता है। रेत जो होगा, रेत उष्मा का अवशोषक होगा। ठीक है, अवशोषक का मतलब उष्मा को ऑब्जर्व कर लेगा, दिन में ऑब्जर्व कर लेगा, अतः दिन में सूर्य की उष्मा को अवशोषित करके गर्म हो जाता है। सूर्य की उष्मा को गर्म कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, सोख लेगा और गर्म हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि दिन क्या होगा, उस टाइम पे गर्म हो जाएगा। रात में वह अपनी उष्मा को विकिरण द्वारा खो देता है और ठंडा हो जाता है। रात में, चूंकि रात में तो सूर्य तो होगा नहीं, तो रात में जो उष्मा को अवशोषित किया गया है अब ये क्या करेगा, खो देगा। एक्चुअल में उष्मा का स्थानांतरण क्या होता है, गर्म से ठंडी वस्तु की ओर होता है। तो दिन में ऊपर का तापमान ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ऊपर का ज़्यादा होगा, नीचे का तापमान, बालू का तापमान क्या है, कम। तो ऊपर से उष्मा नीचे की ओर होगा, इसलिए दिन में बालू गर्म हो जाएगा। इट मीन्स कि रेगिस्तान वाला एरिया दिन में गर्म हो जाएगा। लेकिन रात में क्या होता है कि रात में ऊपर वाला भाग ठंडा होगा, ये भाग गर्म है दिन की वजह से,
रेगिस्तान का जो बालू है वो सारे के सारे गर्म है, दिन में उष्मा को लिया गया उसकी वजह से गर्म है। अब ये गर्म भाग है, ऊपर ठंडा भाग है, तो उष्मा का संचरण नीचे से ऊपर होगा, गर्म से ठंडा की ओर होगा, इसलिए क्या होगा कि अपनी उष्मा को रेत बालू ऊपर की ओर शिफ्ट कर देगा, जिसकी वजह से ये ठंडा हो जाएगा, इसलिए रेगिस्तान वाला एरिया रात में ठंडा होता है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत अच्छा पॉइंट है, बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा गर्म होती है। बादल वाली जो रात होती है वो ज़्यादा गर्म होती है और साफ आसमान वाली रात कम गर्म होती है। इसका कारण बताना है क्यों। इसका कारण ये है कि अगर हम दिन की बात करते हैं, ये रात की बात करते हैं, बादल सपोज ये रात है, ठीक है, रात में ऊपर में बादल छाए हुए हैं, तो ऑब्वियसली रात में सूर्य प्रकाश नहीं होगा। जिस तरह से हम रेत में समझाए थे कि सूर्य प्रकाश रात में तो होता नहीं है, ठीक है, तो उष्मा जो स्थल वाला भाग गर्म हुआ है, अब वो उष्मा को ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा, ऊपर चला जाएगा उष्मा, क्योंकि बादल होने की वजह से उष्मा क्या होगा, लौटा देगा। क्योंकि बादल क्या होता है, उष्मा का बुरा कुचालक है। उष्मा का क्या है, कुचालक है ना, उष्मा का एक कुचालक होता है, मतलब उष्मा को अवशोषित करेगा ही नहीं, ये लौटा देगा वापस, इसलिए वजह से क्या रात गर्म हो जाती है, उष्मा का परावर्तन हो जाता है। लेकिन साफ आसमान में क्या होगा कि उष्मा तो जा रहा है ऊपर, लेकिन साफ आसमान है तो बादल तो है नहीं, तो उष्मा पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा, आकाश की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें रात में बादल, साफ आसमान वाली जो रात होती है वो थोड़ा सा कम गर्म होता है, लेकिन बादल वाली रात जो होती है वो ज़्यादा गर्म होता है। कब, गर्मी के समय में खास कर देखा गया है। ठीक है।